नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल युक्ति आयुष अकेडमी में। इस चैनल के माध्यम से प्रतिदिन परीक्षाओं पे करंट अफेयर्स MCQ के रूप में पढ़ाया जाएगा। शुरू करते हैं 24 सितंबर के सवाल से। सवाल था, भारतीय स्केटर अनीस राज ने विश्व चैंपियनशिप 2025 में कौन सा ऐतिहासिक पदक हासिल किया? 4 विकल्प हैं, कांस्य, स्वर्ण, सिल्वर या रजत। सही विकल्प है कांस्य। यह भारत के जूनियर स्पीड स्केटर अनीस राज ने चीन के बेइदाहीहे में आयोजित 73वीं इनलाइन स्पीड वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 में जीतकर इतिहास रच दिया। वही जूनियर पुरुष 1 लैप रोड स्प्रिंट में 39.714 सेकंड का समय लेते हुए कांस्य पदक जीता इन्होंने। शुरू करते हैं आज के सवाल से। सवाल है हमारा, अंत्योदय दिवस कब मनाया गया है? 4 विकल्प हैं, 24 सितंबर, 25 सितंबर, 23 सितंबर या 26 सितंबर। सही विकल्प है 25 सितंबर। यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जिनका जन्म 1916 और 1968 में इनका मृत्यु की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनसंघ, वर्तमान भाजपा के पूर्व रूप के प्रमुख विचारक और संगठनकर्ता थे। इनका मुख्य उद्देश्य, इस अंत्योदय दिवस का मुख्य उद्देश्य है समाज के सबसे गरीब, वंचित और जरूरतमंद वर्ग सरकार की योजनाओं और विकासों को पहुंचाना। वहीं दीनदयाल उपाध्याय इन्होंने बोला था कि समाज के सबसे अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का विकास और सुविधाओं को पहुंचाना, जो अंत्योदय की अवधारणा थी। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, किस राज्य ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए की लीप योजना शुरू की? 4 विकल्प है, 1000 करोड़, 200 करोड़, 3000 करोड़ या 100 करोड़। सही विकल्प है 1000 करोड़। लीप इसका फुल फॉर्म है लोकल इकोनॉमी एक्सेलरेटर प्रोग्राम। इसे हिंदी में स्थानीय अर्थव्यवस्था त्वरक कार्यक्रम कहा जाता है। इसका उद्देश्य बेंगलुरु से बाहर भी नवाचार और उद्यमिता की वृद्धि को बढ़ावा देना, 5 लाख रोजगार सृजित करना, राज्य भर के उभरते टेक क्लस्टर्स को सशक्त बनाना और स्कूलों से लेकर वैश्विक बाजार तक स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करना है। यह योजना, जो कि अवसंरचना फंडिंग और मेंटरशिप जैसी प्रमुख कमियों को दूर करने के लिए बनाई गई है, ताकि नवाचार कर्नाटक के हर क्षेत्र तक पहुंच सके। कर्नाटक के कैपिटल देखते हैं। उसकी कैपिटल है बेंगलुरु और सीएम है सिद्धारमैया और गवर्नर है थावरचंद गहलोत। इसकी कैपिटल, जो कि यहाँ पे है मैप में, बेंगलुरु। अगला सवाल है, अमित शाह ने कहां पर स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया है? 4 विकल्प हैं, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा या गांधीनगर। तो इसका सही विकल्प है गांधीनगर। ये केंद्रीय मंत्री, जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह ने गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में बहुप्रतीक्षित स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया, जो भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को नई ऊर्जा देने वाला एक महत्वपूर्ण आयोजन है। यह आयोजन नवाचार को प्रोत्साहित करने, उद्यमिता को बढ़ावा देने और उच्च विकास क्षेत्रों में निवेश को गति देने के लिए केंद्र और गुजरात सरकार की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस अवसर पर भारतीय ज्ञान प्रणाली वही संकलन का विमोचन भी हुआ, जिसमें आयुर्वेद, वास्तुकला, गणित विज्ञान आदि क्षेत्र शामिल है। वहीं अमित शाह ने उद्योगपतियों, निवेशकों को आग्रह किया कि वे स्टार्टअप में निवेश करें, क्योंकि वे न सिर्फ टेक्नोलॉजी बल्कि सामाजिक समस्याओं के समाधान में योगदान कर सकते थे। इसकी बात करें कॉन्क्लेव की प्रमुख विशेषता में, तो ये 50 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हैं, जो स्टार्टअप निवेशकों और वित्तीय संस्थानों के बीच रणनीतिक साझेदारी, फंडिंग और व्यवसाय विस्तार के नए अवसर खोलेगा। अगला सवाल है, विश्व खाद्य भारत 2025 किस स्थान पर शुरू होगा? 4 विकल्प हैं, नई दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र। सही विकल्प है नई दिल्ली। ये भारत में 25 से 28 सितंबर 2025 तक भारत मंडपम नई दिल्ली में चौथे संस्करण के वर्ल्ड फूड इंडिया
की मेजबानी करेगा और इसका उद्देश्य है वैश्विक निवेश आकर्षित करना, भारत की खाद्य विविधता को प्रदर्शित करना और सतत खाद्य प्रणालियों में भारत को वैश्विक नेतृत्व दिलाना। वहीं भारत को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड के रूप में स्थापित करना। देखेंगे इसमें विश्व खाद्य भारत 2025, जो कि यह प्रतिष्ठित वैश्विक सम्मेलन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। अगला सवाल है, भारत और किस देश ने जैविक उत्पादों के पारस्परिक मान्यता समझौते पर हस्ताक्षर किया? 4 विकल्प हैं, अमेरिका, जापान, गोवा, ऑस्ट्रेलिया। सही विकल्प है ऑस्ट्रेलिया। भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता के तहत जैविक उत्पादों के लिए पारस्परिक मान्यता व्यवस्था का हस्ताक्षर किया, वही एमआरएफ। हस्ताक्षर तिथि देखेंगे तो ये 24 सितंबर 2025 को हुई। यह समझौता नई दिल्ली स्थित वाणिज्य भवन में दोनों देशों के शीर्ष व्यापार और कृषि अधिकारियों की उपस्थिति में औपचारिक रूप से संपन्न हुआ। एमआरए जैविक व्यापार को मजबूत करने, प्रमाणन प्रक्रियाओं को सरल बनाने और दोनों देशों के प्रमाणित जैविक उत्पादों के लिए बाजार पहुंच बढ़ाने के लिए विशेष महत्वपूर्ण कदम है। इसकी बात करें तो इसका है फुल फॉर्म है एमआरए के म्यूचुअल रिकॉग्निशन अरेंजमेंट। इसे हिंदी में पारस्परिक मान्यता व्यवस्था भी कहते हैं। एमआरए की बात करें, इसमें दोनों देश एक दूसरे की प्रमाणन और मानकों को मान्यता देते हैं। वहीं कुछ और पॉइंट है, जैसे इसमें जैविक उत्पादों के लिए बार बार टेस्टिंग या डुप्लीकेट सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं होगी और वहीं इससे व्यापार सरल, तेज और कम लागत में बनाया जाएगा, वही बनता भी है। अगला सवाल है, हेरोल्ड डेनिस डिकी वर्ड का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थे? 4 विकल्प हैं, फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस या कबड्डी। सही विकल्प है क्रिकेट। यह एक प्रसिद्ध अंग्रेजी क्रिकेटर, अंपायर और पूर्व प्रथम श्रेणी के क्रिकेटर थे। इन्होंने 1973 से अंपायरिंग की शुरुआत की और एक अत्यंत सफल अंतर्राष्ट्रीय अंपायर बने। इन्होंने कुल 66 टेस्ट मैच और लगभग 69 वनडे इंटरनेशनल मैचों का संचालन भी किया। इन्होंने यॉर्कशायर और लिसेस्टरशायर की टीमों के लिए प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेला, लेकिन इनके घुटने की चोट इनकी वजह से इन्होंने क्रिकेट को अपने करियर से हटा दिया। उसके बाद इन्होंने अंपायरिंग शुरू की। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 49वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता कहां पर की? 4 विकल्प हैं, नई दिल्ली, मुंबई, गुजरात या पंजाब। सही विकल्प है नई दिल्ली। नई दिल्ली में साउथ ब्लॉक में 49वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की इन्होंने और एक आईसीटी सक्षम बहुआयामी प्लेटफॉर्म है जिसे सक्रिय शासन और समय पर कार्यान्वयन के लिए विकसित किया गया। यह पहल केंद्र और राज्यों को जोड़ती है ताकि प्रमुख विकास परियोजनाओं को तेजी से पूरा किया जा सके और अड़चनों का प्रभावी समाधान किया जा सके, वहीं सार्वजनिक संपत्तियों का समय पर वितरण सुनिश्चित किया जा सके। अगला देखते हैं, पीएम मोदी ने किस पूर्वोत्तर राज्य में 5100 करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा परियोजना का शुभारंभ किया? 4 विकल्प हैं, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। सही विकल्प है अरुणाचल प्रदेश। इसका उद्घाटन 22 सितंबर 2025 को ईटानगर में हुआ। ये प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश को ऊर्जा उत्पाद बनाने, पर्यटन और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर करने की दिशा में कदम है, ये पहला। अगला सवाल देखते हैं, एनवीडिया ने ओपन एआई में कितने अरब डॉलर का विशाल निवेश किया? 4 विकल्प हैं, 100 अरब डॉलर, 10,000 अरब डॉलर, 10 अरब डॉलर या 200 अरब डॉलर। सही विकल्प है 100 अरब डॉलर। ओपन एआई के सीईओ की बात करें तो ये हैं सैम ऑल्टमैन, यह हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, और एनवीडिया के सीईओ जो कि जेनसन हुआंग है। एनवीडिया और ओपन एआई के बीच यह निवेश और साझेदारी मुख्य रूप से एआई सुपर कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए है और इसके अंतर्गत 10 गीगावाट क्षमता वाले एनवीडिया सिस्टम स्थापित किए जाएंगे जो ओपन एआई को
एआई मॉडल को और तेजी से कुशलता से ट्रेन करने में मदद करेंगे। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, हाल ही में जारी ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? 4 विकल्प हैं, स्पेन, सिंगापुर, जापान या अमेरिका। सही विकल्प है स्पेन। इसमें 3 देश शीर्ष पे हैं, जिसमें से स्पेन, नीदरलैंड्स और उरुग्वे। ये ग्लोबल सिटीजन सॉल्यूशन द्वारा जारी 2025 ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट में 64 देशों को 15 मानकों के आधार पर आंका गया है। वहीं से भारत को इस सूची में 38वां स्थान मिला है। बात करें डिजिटल नोमैड की। डिजिटल नोमैड मतलब वे लोग होते हैं जो इंटरनेट और डिजिटल की टेक्नोलॉजी का उपयोग करके दुनिया के कहीं से भी काम कर सकते हैं। ये अलग अलग देशों में और शहरों में हमेशा घूमते हुए अपना काम कर सकते हैं। आज का सवाल ये जो आप लोगों के लिए, किस देश के तटों पर सुपर टाइफून रगासा टकराया? 4 विकल्प है। सही विकल्प को आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।